गुड मॉर्निंग सबको एंड हैप्पी न्यू ईयर। 2024 का शुरुआत हो गया है और आशा है कि यह साल आप लोग के लिए बहुत ही खुशनुमा जा रहा होगा। कुछ दिन लेट हो गया है इस साल आने में, कुछ मजबूरियां थी उसके कारण हम आप लोग के बीच नहीं आ पा रहे थे, लेकिन देर आए दुरुस्त आए। आज से फिर हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं और स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 3। आप लोग के दिख रहा होगा स्क्रीन पर चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, 12th का चैप्टर 3 का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आज आप लोग के बीच में आया हूं। और यह पता है आप लोगों को कि यह एग्जाम के लिए 2024 के एग्जाम के लिए क्या अदर जो भी एग्जाम होता है, यह जो भी क्वेश्चन होता है हर तरह के एग्जाम के लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो चलिए बिना लेट किए हुए हम लोग चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा, देख लीजिए। चैप्टर 3 करेंट इलेक्ट्रिसिटी है, जिसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन अभी हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं। पहला क्वेश्चन है 1 एम्पियर इज इक्वल टू, 1 एम्पियर बराबर होता है, यानी इसमें आपको बताना है कि 1 एम्पियर किसके बराबर होता है। याद कीजिए एम्पियर जो होता है वह किसका यूनिट होता है, तो करंट का यूनिट होता है। और करंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू क्यू बाई टी। इस फॉर्मूला में चार्ज का यूनिट होता है कूलम्ब और टाइम का यूनिट होता है सेकेंड, या इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 कूलम्ब बाई 1 सेकेंड। तो इस तरह अगर आप देखें तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड, यह जो हुआ यह 1 कूलम्ब पर सेकेंड करंट का यूनिट हो गया। और यह 1 कूलम्ब पर सेकेंड जो होता है इसी को कहा जाता है 1 एम्पियर। तो 1 एम्पियर किसके इक्वल होता है, तो 1 कूलम्ब पर सेकेंड के इक्वल होता है। 1 कूलम्ब पर सेकेंड कहां पर है, तो ऑप्शन ए में है। इस तरह पहला क्वेश्चन का सही आंसर हो जाता है ऑप्शन ए। दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। सेकेंड क्वेश्चन आप लोग देखे हैं, यहाँ लिखा हुआ है विच वन इज करेक्ट फॉर करेंट डेंसिटी। करेंट डेंसिटी यानी धारा घनत्व के लिए आपसे पूछा जा रहा है कि धारा घनत्व का कौन सा फॉर्मूला सही है। तो करेंट डेंसिटी वेक्टर क्वांटिटी होता है और आप लोगों को याद होना चाहिए कि करेंट डेंसिटी का फॉर्मूला क्या होता है, तो करेंट बाई एरिया। यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया से जो करेंट फ्लो होता है उसको कहा जाता है करेंट डेंसिटी, यानी इकाई अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल से जो धारा प्रवाहित होता है उसको कहा जाता है धारा घनत्व। और धारा घनत्व का फॉर्मूला क्या होता है, तो J इज इक्वल टू आई बाई ए। इस तरह बी ऑप्शन सही है। तीसरे क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, निम्नलिखित में से कौन गतिशीलता के लिए सही है, यानी मोबिलिटी का फॉर्मूला आपसे पूछा जा रहा है। मोबिलिटी के लिए याद कीजिए, मोबिलिटी को हम लोग डिनोट करते हैं म्यू से। और म्यू होता क्या है, तो यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में वैल्यू ऑफ ड्रिफ्ट वेलोसिटी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड में इकाई विद्युत क्षेत्र में अनुगमन वेग का जो परिमाण होता है उसको कहा जाता है गतिशीलता। तो इसके आधार पर अगर आप फॉर्मूला खोजे तो ऑप्शन ए हम लोग का सही दिख रहा है। आगे बढ़िए चौथे क्वेश्चन की तरफ। चौथा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है, यह देख लीजिए मॉडल पेपर 2024 का क्वेश्चन है, यानी इस साल का ही है। विद्युत क्षेत्र तथा अनुगमन वेग को डिनोट किया गया है ई से और वीडी से। इलेक्ट्रिक फील्ड और ड्रिफ्ट वेलोसिटी दोनों के लिए कहा जा रहा है कि ई है और वीडी है। आपसे क्वेश्चन में कहा गया है चालकता होगी। इसमें थोड़ा सा ध्यान दीजिए, मॉडल पेपर का यह छोटा सा मिस्टेक है। यहाँ पर चालकता नहीं होना चाहिए, यहाँ पर होना चाहिए गतिशीलता। चालकता को ही लिखा गया है गतिशीलता। और गतिशीलता के लिए अभी अभी आप लोग को फॉर्मूला हम बताए थे, म्यू इज इक्वल टू होता है वीडी बाई ई। तो यहाँ पर वीडी बाई ई खोज लीजिए, वीडी बाई ई कहाँ पर है, तो बी में है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, यानी गतिशीलता के जगह ही इसमें चालकता का यूज किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन। पांचवा क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा है, इसमें है ड्रिफ्ट वेलोसिटी और इलेक्ट्रिक फील्ड में रिलेशन, यानी सेम उसी तरह का क्वेश्चन है। क्वेश्चन इसमें से बहुतों तरह का क्वेश्चन बदल बदल के प्रत्येक साल पूछ रहा है, तो इस बात को थोड़ा सा आप लोग ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन अगर बदल के पूछ रहा है, आपको फॉर्मूला मेन फॉर्मूला है जो वह याद रहना चाहिए। मेन फॉर्मूला अभी अभी आपको हम लिखे थे, क्या होता है, तो वीडी बाई ई। यह वीडी बाई ई जो होता है वह किसका फॉर्मूला होता है, तो म्यू का। म्यू का फॉर्मूला होता है वीडी बाई ई। अगर यहाँ पर हम वीडी को छोड़ देते हैं तो म्यू के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा ई, वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा म्यू इंटू ई। अगर म्यू को आप कांस्टेंट मान लेते हैं तो वीडी इज इक्वल टू हो जाएगा कांस्टेंट इंटू ई। और आप लोगों को पता होगा कि कांस्टेंट को जब हटाते हैं तो वैरिजेज का चिन्ह लगाते हैं, यानी वीडी वैरिजेज हो जाएगा ई, जो कि ऑप्शन बी में सही है। यहाँ ऑप्शन बी सही है, वीडी वैरिजेज ई। एक्चुअली इसमें अगर आप लोग देख रहे होंगे तो ऑप्शन सी में भी दिख रहा होगा वीडी वैरिजेज ई,
लेकिन यह छूट गया है, यहाँ पर पावर 2 होना चाहिए, यहाँ पर पावर 1 सही है। तो VD वाइरिजेज होता है E, जो कि आप लोग को यहाँ दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलिए हम लोग अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। छठा क्वेश्चन में देखिएगा तो लिखा हुआ है ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो है वह VD है और इलेक्ट्रिक फील्ड दिया हुआ है E। आपसे पूछा जा रहा है कि ड्रिफ्ट वेलोसिटी जो VD है इसका फॉर्मूला इसमें से कौन सा सही है। यानी चालक का विद्युत क्षेत्र जो है वह E है और अनुगमन वेग V है, तो अनुगमन वेग जो VD होता है उस VD का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है। और यह सेंटअप एग्जाम का क्वेश्चन है 23 में। आप लोग को पीछे कई बार हम बताए होंगे कि सेंटअप जो 2023 में हुआ है या सेंटअप एग्जाम जो 2024 में हुआ है या अभी जो 2024 में मॉडल पेपर दिया है, यह सब जो क्वेश्चन है आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो इस क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है कि इसमें VD का कौन सा फॉर्मूला सही है। VD का कौन सा फॉर्मूला सही है उसके लिए जरा देख लीजिए आप लोग कौन सा सही आता है। आप लोग पढ़ चुके हैं E इज इक्वल टू होता है F बाई क्यू, ऐसा पढ़े होंगे E इज इक्वल टू F बाई क्यू। इसमें से अगर हम F को अलग करें तो F इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू E। अगर इसको थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो F के बदले हम लोग लिख सकते हैं MA, तो MA इज इक्वल टू हो जाता है Q इंटू E। अगर A को यहाँ छोड़ दे तो QE के नीचे में चला जाएगा M। थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं तो एक एक्सेलरेशन के बदले वेलोसिटी बाई टाइम लिख सकते हैं, वेलोसिटी बाई टाइम इज इक्वल टू हो जाएगा QE बाई M। अगर यहाँ पर वेलोसिटी को आप छोड़ देते हैं तो यह टाइम जो है वह ऊपर में चला जाएगा, M जहाँ है वहां रहेगा। अगर यही चीज हम लिखे इलेक्ट्रॉन के लिए, किसके लिए, तो इलेक्ट्रॉन के लिए, इलेक्ट्रॉन के लिए लिखिएगा तो V के बदले VD हो जाएगा, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन हो जाएगा -E, E के बदले E है, टाइम के बदले इसमें हम लोग टाउ का यूज कर लेते हैं और मास के बदले ले लेते हैं मास ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह फॉर्मूला आ जाता है। मिलाइएगा तो कौन सा ऑप्शन में सही है, तो ऑप्शन ए हम लोग को सही दिख रहा है, यानी इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 7 नंबर क्वेश्चन आप लोग के स्क्रीन पर दिख रहा होगा। इसमें अगर आप ठीक से देखेंगे तो 1 माइक्रो एम्पियर जो दिया हुआ है वो करंट का वैल्यू दिया हुआ है, न्यूमेरिकल है, और न्यूमेरिकल में बार बार आप लोग को हम समझाते हैं कि कहानी पढ़ने से अच्छा है कि पहले नंबर को देखिए। पहला नंबर दिया हुआ है 1 माइक्रो एम्पियर जो कि I का वैल्यू हो जाएगा। दूसरा नंबर दिया हुआ है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम जो कि चार्ज है, यानी Q का वैल्यू हो जाएगा। आपसे पूछा जा रहा है इलेक्ट्रॉनों का संख्या, इलेक्ट्रॉनों का संख्या मतलब N का वैल्यू पूछा जा रहा है। अब इसके लिए फॉर्मूला जरा याद कीजिए। अगर आपको फॉर्मूला याद है तो जरा फॉर्मूला याद कर लेते हैं। करंट का फॉर्मूला आप लोग पढ़े होंगे, I इज इक्वल टू होता है Q बाई T, ऐसा पढ़े होंगे। और Q का एक और फॉर्मूला बताए थे, Q इज इक्वल टू होता है NE, तो Q इज इक्वल टू NE हो जाएगा। तो NE इज बाई T हो गया किसका फॉर्मूला, तो I का। इसमें से हम लोग को निकालना क्या है, तो N का वैल्यू निकालना है। N को अगर अलग कर लेते हैं तो IT बाई E हो जाएगा। वैल्यू अगर आप पुट करते हैं तो I का वैल्यू दिया हुआ था, थोड़ा सा फिर से देख लीजिए कितना दिया हुआ था, चलिए हम याद है हमको, I का वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर दिया हुआ था और T का वैल्यू कितना दिया हुआ था, 1 सेकेंड, यानी पर सेकेंड क्वेश्चन में लिखा हुआ है। E का वैल्यू होता है कितना, तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। अगर यहां से हम माइक्रो को हटाते हैं, याद कीजिए आप लोग, माइक्रो का वैल्यू कितना होता है, तो 10⁻⁻6, और इसको जब ऊपर भेजते हैं तो 10 हो जाएगा 19, नीचे में कौन बचेगा, तो 1.6। 1.6 से अगर 1 को डिवाइड करते हैं तो आता है 0.625, इनटू में मिलाइएगा तो 10⁻⁻9 प्लस 19 और -6 हो जाएगा, प्लस में 13 हो गया। दशमलव को एक अंक आगे बढ़ा देंगे तो यह हो जाएगा 12, यानी 6.25 गुना में 10 के पावर 12। तो ऑप्शन कौन सा सही है देख लीजिए, 6.25 गुने 10 के पावर 12 ऑप्शन डी में है, इसलिए ऑप्शन डी सही है। एक बार और ऊपर करके थोड़ा हम देख ले कि I का वैल्यू कितना दिया हुआ था, I का वैल्यू 1 माइक्रो एम्पियर ही है, सही है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन, 8 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 8 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें कहा जा रहा है कि धारावाही चालक के अंदर में इलेक्ट्रॉन का जो मोशन होता है वह कैसा होता है, यानी मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है करंट कैरिंग कंडक्टर के भीतर में कैसा होता है, इसके बारे में पूछा जा रहा है।
मोशन ऑफ कंडक्टर अगर आपको ऑप्शन में डाइवर्जेंट नहीं हो तो यूनिफॉर्म चलेगा, लेकिन अगर डाइवर्जेंट है तो सही ऑप्शन डाइवर्जेंट हो जाता है, यानी कंडक्टर के भीतर में जो इलेक्ट्रॉन का मोशन होता है वह डाइवर्जेंट होता है, डाइवर्ज करते हुए आगे की ओर बढ़ता है। 9 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, 9 नंबर क्वेश्चन भी दिख ही रहा है। मोबिलिटी का यूनिट पूछा जा रहा है, मोबिलिटी यानी गतिशीलता का, और गतिशीलता का यूनिट निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, तो इसका फॉर्मूला चाहिए। मोबिलिटी का फॉर्मूला पीछे में कई बार हम बता चुके हैं आप लोग को। मोबिलिटी को डिनोट करते हैं किससे, तो म्यू से, और म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो VD बाई ई। इस फॉर्मूला से अगर आप इसका यूनिट लिखते हैं तो VD का यूनिट हो जाएगा मीटर पर सेकेंड, और इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट हो जाता है वोल्ट पर मीटर या न्यूटन पर कूलम, जो लिखना है लिख दीजिए। इसके आधार पर सॉल्व कीजिएगा तो मीटर का स्क्वायर हो जाएगा, पर सेकेंड है, और पर वोल्ट हो जाएगा। इतना यूनिट खोजिएगा, यहाँ पर नहीं है। अब नहीं है तो क्या करेंगे, तो इस टाइप का क्वेश्चन जब यूनिट आपका मैच नहीं करे तो या तो यूनिट को लेके चलेंगे, उसको तोड़ेंगे, नहीं तो दूसरा उपाय आपके पास बचता है कि इसका डायमेंशन निकाल लीजिए और इसमें से जिसका डायमेंशन मैच कर रहा है उसके आधार पर आंसर बना दीजिए। तो डायमेंशन अगर हम निकाले तो फिर से लिखते हैं, म्यू का फॉर्मूला क्या होता है, तो म्यू इज इक्वल टू होता है VD बाई ई। VD का डायमेंशन LT माइनस 1, और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायमेंशन आप लोग को याद होना चाहिए MLT माइनस 3 I माइनस 1। सोल्व करेंगे तो m का पावर हो जाएगा -1, l का पावर कितना हो जाएगा, तो कट जाएगा, l खत्म हो जाएगा इसमें से, तो l को हम हटा देते हैं, यहाँ से l हट गया। आगे बढ़िए, l के बाद बच रहा है t का पावर -3 ऊपर जाएगा, +3 हो जाएगा, -1 है तो बचेगा 2, और i का पावर 1 है, जो है सो है। कितना डायमेंशन हो गया। अब यूनिट को अगर आप चेक करें, पहला है यूनिट लिखा हुआ है एम्पियर मीटर पर न्यूटन, इसका डायमेंशन भरेंगे तो करंट के बदले हो गया I, मीटर के बदले हो गया L, और न्यूटन जो है उसके बदले फोर्स का डायमेंशन होता है MLT माइनस 2। अब इसको अगर हम सोल्व करें तो नीचे में m है, m को ऊपर ले जाएंगे -1, L से L कट जाएगा, t को ऊपर ले जाइएगा +2, और I ऊपर पहले से है, मिला के देखिएगा डायमेंशन मैच कर गया, इसका मतलब यूनिट सही है। तो पहला यूनिट ही सही हो गया, और इसमें अगर आप दूसरा तीसरा चेक कीजिएगा, जो पहला सही है तो दूसरा तीसरा स्वाभाविक है आपका आंसर नहीं मैच करेगा। हाँ, इसमें अगर बोथ लिखा हुआ रहता, आगे ऑप्शन में अगर बोथ रहता तो और हम मिला के चेक करते कि दूसरा वाला जो है वह सही है या नहीं, लेकिन अभी जो क्वेश्चन है उसके अनुसार आपका सही आंसर आ गया ऑप्शन ए, एम्पियर मीटर पर न्यूटन। 10 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। 10 नंबर क्वेश्चन आप लोगों को दिख रहा होगा, एक तार का विशिष्ट प्रतिरोध निर्भर करता है, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के लिए पूछ रहा है। याद कीजिए, आप लोगों को कई बार हम क्लास में बताए होंगे कि स्पेसिफिक रेसिस्टेंस यानी विशिष्ट प्रतिरोध जो होता है वह मटेरियल प्रॉपर्टी होता है, उसको लंबाई से मतलब नहीं है, एरिया से मतलब नहीं है। हाँ, ऐसा है, टेम्परेचर अगर बढ़ाते हैं तो रेसिस्टिविटी बढ़ जाता है, यानी उसको मतलब होता है कि किस पदार्थ का बना हुआ है, यानी किस मटेरियल का बना हुआ है, और उसका कितना टेम्परेचर है। टेम्परेचर बदलेगा तब रेसिस्टिविटी बदलेगा, या मटेरियल बदलेगा तब रेसिस्टिविटी बदलेगा। अब यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि किस पर निर्भर करता है, तो अभी अभी आपको बताया है कि लंबाई पर निर्भर नहीं करता है, मास पर डिपेंड करता है तो नहीं करता है। तीसरा है अनुप्रस्थ काट के व्यास पर, व्यास से इसको कोई मतलब नहीं है। आगे बढ़ते हैं, नेचर ऑफ मटेरियल, अभी अभी बोले हैं कि पदार्थ पर डिपेंड करता है कि मटेरियल किस पदार्थ का है, तो यहाँ पर पदार्थ की प्रकृति पर निर्भर करता है, इसलिए सही ऑप्शन हम लोग का इसमें कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन की ओर चलिए। 11 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है किसी चालक का विशिष्ट प्रतिरोध बढ़ता है। अब सेम क्वेश्चन आ गया, अभी अभी आपको बताए हैं कि अगर मटेरियल बदलेंगे तो स्पेसिफिक रेसिस्टेंस बदलेगा, और टेम्परेचर बदलेंगे तो बदलेगा। अब यहाँ पर है टेम्परेचर बदल तो रहा है लेकिन बढ़ रहा है, तो इसके लिए याद कीजिए कि टेम्परेचर बढ़ने से रेसिस्टिविटी भी बढ़ता है और रेसिस्टेंस भी बढ़ता है, लेकिन कंडक्टर का होना चाहिए, मेटल का। अगर सेमीकंडक्टर है तो उल्टा हो जाता है। तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो कंडक्टर है यानी चालक है, और चालक अगर है तो विशिष्ट प्रतिरोध टेम्परेचर बढ़ने के साथ बढ़ेगा, और बढ़ेगा ऑप्शन कहाँ खोज लीजिए, तो इंक्रीज ऑफ टेम्परेचर, टेम्परेचर बढ़ने से बढ़ता है। अच्छा, इसमें क्वेश्चन थोड़ा चेंज करके है, आपसे पूछा जा रहा है कि किसके बढ़ने से बढ़ता है, तो टेम्परेचर के बढ़ने से तो बढ़ता है, एरिया से इसको कोई मतलब नहीं है, लंबाई से कोई मतलब नहीं है, फिर एरिया से कोई मतलब नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम लोग 12 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 12 नंबर क्वेश्चन है कि ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेसिस्टिविटी, ये तो बता चुके हैं, अभी अभी सेम क्वेश्चन आया, मतलब यह क्वेश्चन बार बार घुमा के पूछ रहा है, अलग अलग स्टाइल में पूछ रहा है, क्वेश्चन वही है, क्वेश्चन पूछने का तरीका चेंज होते जा रहा है।
ताप बढ़ने से विशिष्ट प्रतिरोध क्या होता है, अभी अभी समझाए थे आप लोगों को, क्या होता है तो बढ़ता है। लेकिन ध्यान दीजिएगा चालक रहना चाहिए, अगर अर्ध चालक है तो उल्टा हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए। अगला क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा। 13 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो फिर वही चीज है, उसी क्वेश्चन को फिर से पूछा जा रहा है, फिर से चालक के लिए है या धातु के लिए है या मिश्र धातु है, अधातु नहीं है या अर्ध चालक नहीं है। लेकिन इसमें प्रतिरोधकता का नहीं पूछ रहा है, प्रतिरोध का पूछ रहा है। तो प्रतिरोध के लिए भी वही कहानी होता है, आप लोग पढ़े होंगे कि चेंज इन रेसिस्टेंस जो होता है वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू होता है इनिशियल रेसिस्टेंस और चेंज इन टेम्परेचर के। तो चेंज इन रेसिस्टेंस होता है वह चेंज इन टेम्परेचर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यह हो गया कि टेम्परेचर बढ़ेगा तो रेसिस्टेंस भी बढ़ेगा। तो इस तरह यहाँ पर इसका भी सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ताप बढ़ने से प्रतिरोध बढ़ता है, कंडक्टर हो या फिर मेटल हो या फिर एलॉय हो, उससे मतलब नहीं है। हाँ सेमी कंडक्टर होगा, बार बार हम बोले हैं सेमी कंडक्टर होगा तब चेंज हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन में चलिए। 14 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे तो इसमें लिखा हुआ है किसी चालक का ताप बढ़ाया जाता है। देख लीजिए, ये लगता है चौथा या पांचवा क्वेश्चन उसी टाइप का आ गया। तो चालकता एवं प्रतिरोधकता का गुणनफल, इसमें थोड़ा सा चेंज हो गया। आपसे पूछ रहा है प्रोडक्ट ऑफ कंडक्टिविटी एंड रेसिस्टिविटी, यानी इसमें कंडक्टिविटी भी आ गया। आप लोग फॉर्मूला पढ़े होंगे कि कंडक्टिविटी जो होता है वह रेसिस्टिविटी का ठीक उल्टा होता है। कंडक्टिविटी और रेसिस्टिविटी दोनों एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अगर हम यहाँ पर रेसिस्टिविटी को उधर गुना में भेज दें तो कंडक्टिविटी इंटू रेसिस्टिविटी इज इक्वल टू हो जाएगा 1। अब इसका आपको जितना वैल्यू भरना है भरिए, इसका जितना वैल्यू भरना है भरिए, आंसर तो हमेशा 1 ही आएगा। इसको आधा करके भरिए तो ये दुगना होके भरा जाएगा, इसको चौगुना कीजिएगा तो 1/4 हो जाएगा। चाहे जो करना है आपको, जो करना है कीजिए, लेकिन यह फॉर्मूला आ गया। और अगर फॉर्मूला आ गया रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1, रो इंटू सिग्मा इज इक्वल टू 1, ये अगर फॉर्मूला आ गया मतलब रो का कोई भी वैल्यू भरेंगे, सिग्मा का कोई भी वैल्यू भरेंगे, आंसर 1 ही होगा। जैसे जैसे रो का वैल्यू बढ़ेगा या घटेगा उसके अनुसार सिग्मा का वैल्यू चेंज हो जाएगा, लेकिन यह आंसर नहीं बदलेगा। तो ये दोनों का जो प्रोडक्ट है वो हमेशा कितना रहेगा तो अनचेंज रहेगा, अपरिवर्तित रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। ऑप्शन सी में हम लोग को दिख रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 15 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए कहां पर है, आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध का मात्रक है। अभी तक हम लोग देखे थे कि ताप के साथ कैसा रिलेशन होता है, अब यूनिट आ गया। विशिष्ट प्रतिरोध यानी स्पेसिफिक रेसिस्टेंस का यूनिट पूछ रहा है। अभी अभी फॉर्मूला आप लोग को बताए थे, स्पेसिफिक रेसिस्टेंस को हम लोग डिनोट करते हैं किससे तो रो से, और रो जो होता है इसका फॉर्मूला क्या होता है तो RA/L, यह फॉर्मूला होता है। कहां से आता है तो याद कर लीजिए, R वाइरिजेज होता है L/A। अगर इसमें वाइरिजेज का चिन्ह हटाते हैं तो हो जाता है रो इंटू L/A, यानी रेसिस्टेंस का फॉर्मूला होता है रो इंटू L/A। इसमें से रो को अलग करेंगे तो यह फॉर्मूला आ जाएगा। यूनिट भरिएगा, रेसिस्टेंस का यूनिट होता है ओम, एरिया का होता है मीटर स्क्वायर और लेंथ का होता है मीटर। मीटर से मीटर काट देंगे, आंसर हम लोग का बच गया ओम मीटर। तो रेसिस्टिविटी जो होता है इसका यूनिट क्या होता है तो ओम मीटर होता है। ओम मीटर कहाँ पर है तो यहाँ पर है, यह आंसर हो जाएगा। इसी में एक क्वेश्चन और आपको हम बता दें, रेसिस्टिविटी के जगह या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस के जगह अगर स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता, यानी स्पेसिफिक कंडक्टेंस होता या स्पेसिफिक कंडक्टिविटी होता, मतलब यह हो गया कि सिग्मा होता, तो अभी अभी आप लोग देखे हैं कि सिग्मा और रो एक दूसरे का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब यही यूनिट पलट जाता, पलट जाता मतलब क्या हो जाता तो यूनिट हो जाता ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। अगर रेसिस्टिविटी हो या स्पेसिफिक रेसिस्टेंस हो तो उसका यूनिट हो जाएगा ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। आगे बढ़ते हैं 16 नंबर क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट 16 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर रेसिस्टिविटी। रेसिस्टिविटी के लिए कहा जा रहा है, यानी रो के लिए कहा जा रहा है कि कौन सा फॉर्मूला सही है। अभी अभी हम फॉर्मूला लिखे थे जो कि रो इज इक्वल टू था RA/L, इसको अभी अभी आपको प्रूफ करके भी दिखाए थे। आगे बढ़ते हैं 17 नंबर क्वेश्चन में। 17 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें लिखा हुआ है कौन सा प्रतिरोध को व्यक्त करता है, मतलब रेसिस्टेंस के लिए कौन सा फॉर्मूला सही है। यह फॉर्मूला भी अभी अभी हम लिखे थे, ऊपर में आप लोग देखे थे R इज इक्वल टू हो जाता है रो इंटू L/A। मिला लीजिए कौन सा फॉर्मूला है, रो इंटू L/A, यहाँ पर सही है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर। 18 नंबर में पूछा जा रहा है कि सबसे अच्छा चालक कौन है, सबसे अच्छा चालक कौन है। इसके लिए आप लोग को हम याद कराए थे, इस तरह याद करना है AG, उसके बाद होता है AU, उसके बाद होता है CU, उसके बाद होता है AL। इस तरह याद भी कराए थे। मतलब शुरुआत में
Ag, थोड़ा दिन के बाद Au, कुछ दिन के बाद Cu, और लास्ट में क्या हो जाता है तो अलविदा हो जाता है। इस तरह सबसे अच्छा कंडक्टर कौन सा है तो Ag है। Ag मतलब सिल्वर है। आगे बढ़िए नेक्स्ट में 18 नंबर के बाद 19 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। 19 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए क्या है। किलोवाट आवर के लिए पूछा जा रहा है कि kWh जो होता है ये किसका यूनिट होता है। kWh के लिए पूछा जा रहा है कि किसका यूनिट होता है। अगर आप देखें kWh, तो यहाँ k जो होता है वो एसआई प्रीफिक्स होता है जिसका वैल्यू आप लोग को याद होगा 10 का पावर 3। तो ये एसआई प्रीफिक्स है, उसको यूनिट से कोई मतलब नहीं है। वाट जो होता है यह किसका यूनिट होता है तो पावर का है। वाट किसका यूनिट होता है तो पावर का। आवर किसका यूनिट होता है तो टाइम का। यानी आपसे यही पूछा जा रहा है कि पावर इंटू टाइम जो है वो किसके इक्वल होता है। तो याद कीजिए पावर का फॉर्मूला होता है वर्क बाय टाइम। अगर पावर इंटू टाइम करेंगे तो वर्क के बराबर हो जाएगा, और वर्क जो होता है वो एनर्जी के बराबर हो जाता है। तो वर्क भी चलेगा, एनर्जी भी चलेगा, और अगर यहाँ पर एनर्जी के रूप में इलेक्ट्रिक एनर्जी है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी हो जाएगा। यानी kWh जो होता है वो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है। किलोवाट आवर किसका यूनिट होता है तो इलेक्ट्रिक एनर्जी का यूनिट होता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 के बाद 20 नंबर क्वेश्चन। 20 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख रहे होंगे, यहाँ दिख रहा होगा, आपसे पूछा जा रहा है कि एक यूनिट विद्युत धारा जो है वह जूल में किसके समतुल्य है। तो अभी अभी आप लोग पढ़े थे kWh। याद कीजिए अगर 1 kWh है, 1 kWh है, इसी को कहा जाता है एक यूनिट। एक यूनिट मतलब 1 kWh, और 1 kWh जो होता है एक यूनिट के बराबर अगर है तो 1 के बदले 1 है, किलो के बदले लिखेंगे 10 के पावर 3, वाट के बदले लिखेंगे वाट, और आवर के बदले हो जाता है 3600 सेकेंड। और 3600 सेकेंड को हम लोग लिख सकते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर 3 सेकेंड। सोल्व करेंगे तो आ जाता है 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 हो जाएगा। यानी 1 यूनिट जो होता है वह 3.6 इंटू 10 टू द पावर 6 के बराबर हो जाएगा। और यह कहां पर है तो ऑप्शन डी में हम लोग को दिख रहा है। ऑप्शन डी इसका सही है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन हो गया। अब चलते हैं 21 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 21 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए। आपको है पावर ऑफ इलेक्ट्रिक सर्किट। इलेक्ट्रिक सर्किट का पावर के लिए फॉर्मूला पूछ रहा है। इस क्वेश्चन को याद कीजिए, कई बार पूछा जा चुका है, इस बार मॉडल पेपर में भी दिया हुआ है। यानी 2024 का मॉडल का क्वेश्चन है, साथ साथ यह क्वेश्चन आप लोगों से कई बार पूछा जा चुका है। यानी यह क्वेश्चन अनेकों बार पूछा जा चुका है। याद कीजिएगा पावर का 3 फॉर्मूला होता है। पहला फॉर्मूला VI, दूसरा फॉर्मूला I²R, और तीसरा फॉर्मूला होता है V²/R। आपसे हमेशा यही तीसरा वाला पूछता है, V²/R वाला। तो पावर का 3 फॉर्मूला होता है, VI, दूसरा I²R, और तीसरा V²/R। V²/R होता है, याद रखिएगा V²/R कहां पर है तो ऑप्शन सी में दिख रहा है। तो पावर यानी विद्युत शक्ति का फॉर्मूला होता है V²/R। आगे बढ़िए 22 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 22 नंबर क्वेश्चन में है पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सही है। यानी फिर से है 1 वाट का वैल्यू आपसे पूछा जा रहा है कि 1 वाट के लिए कौन सही है और कौन सही है। तो एक तरह से इस क्वेश्चन में देखिएगा तो सब में ऑप्शन 1 ही है। सिर्फ यूनिट को आपको चेक कर लेना है कि वाट किसके इक्वल होता है। तो वाट किसके इक्वल होता है उसके लिए याद कीजिए पावर का फॉर्मूला क्या होता है तो वर्क बाई टाइम, या इसी को आप एनर्जी बाई टाइम भी लिख सकते हैं। किसी कोई भी यूनिट भरेंगे तो ऊपर में जूल और नीचे में सेकेंड, यानी जूल पर सेकेंड हो जाएगा। जूल पर सेकेंड कहां पर है तो ऑप्शन ए में है। इस तरह हम लोग का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन। 23 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इस क्वेश्चन में देखिएगा तो टाइम लेना है T, करंट लेना है I, रेसिस्टेंस लेना है R, और पूछा जा रहा है उत्पन्न उष्मा यानी हीट के लिए फॉर्मूला पूछा जा रहा है। याद कीजिए हीट का भी 3 फॉर्मूला आप लोग को लिखाए थे, हीट हो, एनर्जी हो या वर्क हो। उष्मा एक तरह का ऊर्जा है, और ऊर्जा किसको कहते हैं तो कार्य करने की क्षमता को कहते हैं। तीनों सेम होता है। पहला फॉर्मूला हो जाता है VIT, दूसरा फॉर्मूला हो जाता है I²RT, और तीसरा फॉर्मूला हो जाता है V²/R इंटू T। यहां पर अगर आप खोजे तो कौन सा फॉर्मूला मिल रहा है I²RT यहां पर मिल रहा है। तो इस तरह सही आंसर हो जाएगा सी। हीट का हो या एनर्जी का हो या वर्क का हो, तीनों फॉर्मूला आपको याद रखना है क्योंकि इसमें ऑब्जेक्टिव पूछता है। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन कौन सा है तो आगे का क्वेश्चन है 24 नंबर, दिख भी रहा है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको नापता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसको नापता है याद कीजिए इलेक्ट्रॉन वोल्ट को अगर आप ठीक से देखें तो ईवी का मतलब हो गया ये चार्ज है और ये पोटेंशियल है।
चार्ज इनटू पोटेंशियल किसके बराबर होता है? तो एनर्जी के बराबर होता है, मतलब यह एनर्जी को नापेगा। और नीचे में अगला क्वेश्चन 25 नंबर में अगर आप देखें तो 25 नंबर में आप लोग को दिख रहा होगा कि इसी का वैल्यू कितना होता है, सो बताइए। तो 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का अगर वैल्यू निकालना हो तो 1 के बदले 1 है, ई का वैल्यू होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, और भी के बदले भी लिख देते हैं। इस तरह आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम वोल्ट, कूलम वोल्ट के बदले होता है जूल। तो सही आंसर हो जाएगा 1.6 इंटू 10⁻⁻19, तो सब में है। यूनिट क्या होता है? तो ये एनर्जी है, इसलिए एनर्जी का यूनिट हो जाएगा जूल, ऑप्शन सी सही है। तो 24 और 25 का हो गया। आगे बढ़िए 26 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। तो चलिए हम लोग चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का 26 नंबर है। इस क्वेश्चन में जरा देखिए क्या क्या दिया हुआ है। सबसे पहले अगर आप देखेंगे तो इसमें लिखा हुआ है 5 ओम किसका वैल्यू? तो रेसिस्टेंस का वैल्यू। नेक्स्ट पोटेंशियल डिफरेंस यानी भी का वैल्यू दिया हुआ है 7 वोल्ट। 20 मिनट किसका वैल्यू है? तो टी का वैल्यू है, और टी का वैल्यू जो 20 मिनट है इसको अगर हम सेकेंड में बदले तो 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 1200 सेकेंड हो जाएगा। तो टी का वैल्यू मिल गया। निकालना क्या है सो देख लेते हैं। निकालना क्या है? तो हीट है, यानी उष्मा निकालना है। उष्मा निकालना हो या कार्य निकालना हो या फिर ऊर्जा निकालना हो, तीनों के लिए फॉर्मूला सेम होता है। यहाँ पर हीट है तो हीट का फॉर्मूला लेंगे, और कौन सा फॉर्मूला लेंगे? तो जिसमें भी होना चाहिए, आर होना चाहिए और टी होना चाहिए। ये तीनों से रिलेटेड फॉर्मूला आप लोग पीछे देख चुके हैं, क्या होता है? तो वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। वैल्यू पुट कर देते हैं। भी का वैल्यू कितना दिया हुआ है? तो 7 दिया हुआ है, यानी 7 का स्क्वायर। आर का वैल्यू है 5 और टी का वैल्यू है 1200। वैल्यू तीनों का भर देते हैं। 5 से 1200 को काटिएगा तो 24 बचे 120, 240 बार में कटेगा। यह हो जाएगा 49 और गुना में 240, और यह जो आंसर हम लोग का आएगा हीट का आंसर, यह जूल में आएगा। लेकिन क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो आंसर जो दिया हुआ है यह कैलोरी में दिया हुआ है। कैलोरी में बदलने के लिए क्या करते हैं? तो जरा याद कीजिए आप लोग, कैलोरी में अगर जूल को कैलोरी में बदलना हो तो 4.2 से डिवाइड कर देते हैं, यह बदल जाएगा कैलोरी में। और 4.2 से डिवाइड करने पर आप लोग का आंसर आ जाएगा यह 2800 कैलोरी। तो 2800 कैलोरी आ गया, डी ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है 26 के बाद चलते हैं 27 नंबर। 27 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखेंगे तो फिर उसी तरह का क्वेश्चन है। इसमें एम्पियर में दिया हुआ है 10 एम्पियर किसका वैल्यू हो जाएगा? तो आई का। 10 सेकेंड किसका वैल्यू हो जाएगा? तो टी का। और 15 वोल्ट किसका वैल्यू हो जाएगा? तो भी का। यानी यहाँ पर आप लोग को किसका किसका वैल्यू दिया हुआ है? तो भी का, आई का और टी का। क्या निकालना है? तो वर्क निकालना। आपको अभी अभी बोले हैं, वर्क हो या एनर्जी हो या हीट हो, फॉर्मूला तीनों के लिए 3 तरह का होता है। पहला फॉर्मूला वी आई टी, दूसरा फॉर्मूला आई स्क्वायर आर टी, और तीसरा फॉर्मूला वी स्क्वायर बाई आर इंटू टी। यहाँ वी आई टी है तो वी आई टी का तो डायरेक्ट फॉर्मूला है, वी आई टी ही होता है। वी का वैल्यू भर दीजिए कितना? तो 15। आई का वैल्यू है 10 और टी का वैल्यू है 10। इसको सोल्व करेंगे हो जाएगा 1500, आंसर आएगा जूल में। आंसर किस में दिया हुआ है? तो जूल में ही दिया हुआ है, 1500 जूल सी में है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 27 नंबर क्वेश्चन। 27 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें, नहीं 27 के बाद 28 में चलिए। 28 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें फिर से देखिए 1 एम्पियर आई का वैल्यू हो गया, 100 ओम किसका वैल्यू हो गया? तो आर का वैल्यू हो गया, और 5 मिनट किसका वैल्यू हो गया? तो टाइम का वैल्यू हो गया। लेकिन 5 मिनट को अगर आप सेकेंड में बदलते हैं तो 6 × 300 सेकेंड हो जाएगा। तो 300 सेकेंड हो गया। निकालना क्या है सो देख लीजिए। इसमें एनर्जी निकालना है। अभी कई बार आप लोगों को बताए हैं, वर्क निकालना हो, एनर्जी निकालना हो या हीट निकालना हो, तीनों का फॉर्मूला सेम होता है। और यहाँ पर फॉर्मूला कौन सा लेंगे? तो आई आर और टी वाला। आई आर और टी वाला फॉर्मूला याद कीजिए। एनर्जी का आई आर और टी वाला फॉर्मूला क्या होता है? तो आई स्क्वायर आर टी। वैल्यू भर देंगे। आई का वैल्यू कितना है? तो 1, यानी 1 का स्क्वायर। आर का वैल्यू कितना है? तो 100 है। और टाइम कितना लेना है? तो 300। इसको अगर हम मल्टीप्लाई कर दें तो यह 3 पर 1 2 3 4 जीरो आ जाएगा। आंसर होगा जूल में। आंसर किस में दिया हुआ है? तो देखिए किलो जूल में है। किलो लाने के लिए जरा याद कीजिए, किलो लाने के लिए 10⁻³ हम लोग को लाना होगा, और 10⁻³ के बदले लिख सकते हैं किलो। तो आंसर हो जाएगा 30 किलो जूल। 30 किलो जूल कहाँ पर है? तो यहाँ पर है, ऑप्शन डी में। तो ऑप्शन डी हम लोग का सही हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 28 के बाद 29 नंबर क्वेश्चन। 29 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए, यहाँ पर फिर से आ गया। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि तार को खींचकर उसका लंबाई 2 गुना कर देना है तो प्रतिरोध का क्या होगा? इसमें आप लोग को हम फॉर्मूला निकाले थे, उसमें बताए थे कि अगर तार को खींचकर लंबाई बदला जाता है तो रेसिस्टेंस जो होता है वो लेंथ के स्क्वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है।
अगर आपको लेंथ को डबल करना है तो इसके जगह 2 भर के देख लीजिए, तो 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, मतलब रेसिस्टेंस हो जाएगा 4 गुना। और रेसिस्टेंस 4 गुना किस में है? तो डी में है, इसलिए इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा डी। लेकिन थोड़ा सा और समझिए, इसमें अगर आपको क्वेश्चन दे देता है कि R1 का वैल्यू इतना है और L1 का वैल्यू इतना है, L2 का वैल्यू इतना है, R2 निकालिए, तो उस स्थिति में फॉर्मूला इसमें लगा दीजिएगा R1/R2 इज इक्वल टू L1/L2 का होल स्क्वायर, जो कि इसी फॉर्मूला से निकला है। आगे बढ़िए, 29 के बाद 30 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन क्या है? तो ऊपर में होगा। 30 नंबर क्वेश्चन जरा देख लीजिए आप लोग, यहां पर आ गया। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो क्या क्या दिया हुआ है, तो इसमें दिया हुआ है रेसिस्टेंस R, और इसमें वायर को जो है आधा किया गया है। क्या आधा किया गया है? तो डायमीटर। अभी हम लोग देखे थे तो रेसिस्टेंस जो सॉरी लेंथ को खींचकर डबल किया गया था। इस क्वेश्चन में डायमीटर को आधा कर दिया गया। अगर किसी तार को हम खींचते हैं तो स्वाभाविक है कि उसका मोटाई कम होगा, और मोटाई कम होगा तो यहाँ पर मोटाई के बदले डायमीटर दे दिया है, जो कि आधा हो गया है। आपसे पूछ रहा है कि अब रेसिस्टेंस क्या होगा, तो इसके लिए याद कीजिए, अगर हम रेसिस्टेंस का बात करें तो रेसिस्टेंस जो होता है वो एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा जब खींचेंगे तब। अगर खींचकर किसी तार की लंबाई को या एरिया को आप बदलते हैं तो रेसिस्टेंस एरिया के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। और इस फॉर्मूला के आधार पर अगर आप चले तो इस एरिया के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो एरिया के बदले लिख सकते हैं पाई आर स्क्वायर। फिर आर के बदले क्या लिख सकते हैं? तो यहाँ पर आर के बदले हम लोग क्या लिख सकते हैं? तो आर के बदले लिख सकते हैं डी स्क्वायर बाई 2 दूना 4, इस तरह हो जाएगा। पाई कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट है, अगर उसको हटा दें तो रेसिस्टेंस जो होता है वह डी का पावर एरिया के बदले लिखे पाई आर स्क्वायर, और इस पर भी होल स्क्वायर था, यानी यहाँ पर होल स्क्वायर एक और लगेगा, यानी डी का पावर हो जाएगा 4। तो यह रेसिस्टेंस जो होता है वह डायमीटर के 4th पावर का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब अगर यहाँ पर आप डायमीटर को देखें तो डायमीटर नीचे है। डायमीटर अगर नीचे है, उस स्थिति में डायमीटर के जगह क्या करना है? तो हाफ भरना है। डायमीटर के जगह हाफ अगर भर के देखें और हाफ का पावर 4 लगाते तो 2 का पावर 4 हो जाएगा 16, और यह 16 चला जाएगा कहां पर? तो ऊपर में। इसका मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस जो है वह कै गुना हो जाएगा? तो 16 गुना हो जाएगा। और 16 गुना किस में दिया हुआ है? तो ऑप्शन डी में दिया हुआ है, इसलिए 30 का आंसर ऑप्शन डी हम लोग का सही है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 30 के बाद 31 नंबर। 31 नंबर क्वेश्चन को अगर आप लोग ठीक से देखिए तो इसमें क्या दिया हुआ है? तो स्थिर विभवांतर है, मतलब भी का वैल्यू कांस्टेंट है। थोड़ा सा मिस्टेक हो गया है विभवांतर लिखने में, समझ गए होंगे आप लोग। कांस्टेंट पोटेंशियल है, भी का वैल्यू फिक्स है, और रेसिस्टेंस को क्या किया गया है? तो आधा किया गया है। और उष्मा के बारे में आपसे पूछ रहा है, तो फिर से हम लोग क्या करेंगे? तो हीट का फॉर्मूला लिखेंगे, लेकिन वह फॉर्मूला लिखेंगे जिसमें पोटेंशियल हो और रेसिस्टेंस हो। चूंकि पोटेंशियल कांस्टेंट कर रहा है और रेसिस्टेंस के बारे में दिया हुआ है, तो हीट का फॉर्मूला कौन सा लेके चलेंगे? तो भी स्क्वायर बाई आर इंटू में टी। यहाँ पर अगर पोटेंशियल कांस्टेंट है तो इसको कांस्टेंट करके हटा देंगे, तो एच वैरिजेज हो जाता है 1/r। मतलब हीट जो है रेसिस्टेंस के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, मतलब रेसिस्टेंस ज्यादा होगा तो हीट कम हो जाएगा। रेसिस्टेंस को क्या करना है? तो रेसिस्टेंस को यहाँ पर आधा करना है, यानी इसके जगह क्या भर के देख लीजिएगा? तो इसके जगह आधा भर के देख लीजिएगा। ये आधा भर के देख लीजिएगा तो ये 2 चला जाएगा ऊपर, 2 चला जाएगा ऊपर। इसका मतलब हो गया कि रेसिस्टेंस जो है वह कै गुना हो जाएगा? तो 2 गुना हो जाएगा। और 2 गुना किस में है? तो ऑप्शन बी में है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो हम लोग का है, उष्मा जो है कितना गुना हो गया? तो 2 गुना हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कौन सा होगा? तो 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन देख लीजिए आप लोग। प्रतिरोधों के समांतर क्रम संयोजन में कौन सी राशि समान रहती है? इसको तो आप लोग कई बार याद भी किए होंगे कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में हम लोग चलते हैं तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में जो है प्रत्येक परिपथ के लिए पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू सेम होता है और करंट का वैल्यू अलग अलग ले लेते हैं। याद कीजिए, पैरेलल में करंट अलग अलग होता है और पोटेंशियल डिफरेंस सेम होता है। लेकिन अगर ये इसी के जगह सीरीज होता तो सीरीज में अगर हम डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट जोड़ देते हैं तो सीरीज में करंट का वैल्यू सेम हो जाता है। करंट का वैल्यू अगर पहला में I1 है तो दूसरा में भी I1 होगा, तीसरा में भी I1 होगा। अगर हम I लेके चले तो तीनों में I अगर होगा तो I लेके चलेंगे तो तीनों में सेम होगा। तो सीरीज में अगर चलते हैं तो करंट का वैल्यू सेम होता है, और अलग अलग इंस्ट्रूमेंट लगा देते हैं तो सबके लिए पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग हो जाता है। ध्यान में रखना है, सीरीज में पोटेंशियल डिफरेंस अलग अलग होता है, करंट सेम होता है। पैरेलल में
करंट अलग अलग होता है, पोटेंशियल सेम होता है। आपसे पूछ रहा है कि कौन सी राशि समान होती है, तो अभी अभी देख लिए हैं, पैरेलल अगर है तो पोटेंशियल सेम होगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32 के बाद 33 नंबर में देख लीजिए, टोटल रेसिस्टेंस इन पैरेलल कॉम्बिनेशन, यानी समांतर क्रम संयोजन में आपसे टोटल रेसिस्टेंस के बारे में पूछ रहा है। तो इसके लिए जरा याद कीजिए, पैरेलल कॉम्बिनेशन का मेन फॉर्मूला होता है 1/r इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस डॉट 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 इस तरह करके होता है। अगर दो रेसिस्टर के लिए लेके चलते हैं तो r इज इक्वल टू हो जाता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2, और अगर सेम सेम रेसिस्टेंस के लिए लेके चलते हैं तो पैरेलल में है तो P लगा देते हैं, तो यह हो जाता है R/N। किसी भी फॉर्मूला से अगर आप कैलकुलेशन करते हैं, मान लीजिए हम दो अलग अलग लेके ही चलते हैं, एक रेसिस्टर ले लेते हैं 12 ओम का और दूसरा ले लेते हैं 4 ओम का। अगर ये दोनों को कनेक्ट करते हैं पैरेलल में तो ऊपर गुना में लिख दिए और नीचे जोड़ में लिख देंगे। इस तरह आंसर निकालिएगा तो 12 4 16 और 12 चौका 48, यह हो जाएगा 3 ओम। तो हम लोग का 12 ओम और 4 ओम का तीन रेसिस्टेंस लेते हैं तो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस यानी टोटल रेसिस्टेंस आ गया 3 ओम, और यह 3 ओम जो है वह 12 से भी छोटा है और 4 से भी छोटा है, दोनों से छोटा है, यानी प्रत्येक से छोटा होता है। तो पैरेलल में अगर डिफरेंट रेसिस्टेंस को जोड़ते हैं तो रेसिस्टेंस का वैल्यू कम हो जाता है, और कितना कम होता है, तो पहला से भी कम रहेगा और दूसरा से भी कम रहेगा। लेकिन इसी को अगर सीरीज में पूछता, पैरेलल के जगह किस में पूछता, तो सीरीज में, तो सीरीज में रेसिस्टेंस बढ़ता है। ध्यान में रखिएगा, सीरीज में जोड़ने पर रेसिस्टेंस बढ़ता है, पैरेलल में जोड़ने पर रेसिस्टेंस कम हो जाता है, इसलिए इसका आंसर हो जाएगा ए। 33 नंबर के बाद चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन अगर आप देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा 34 नंबर क्वेश्चन। 34 नंबर क्वेश्चन क्या है, तो द एलिमेंट यूज्ड इन इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक हीटर में यानी विद्युत हीटर में किसका यूज होता है, तो नाइक्रोम का यूज होता है। विद्युत हीटर में आप लोग को याद होना चाहिए किसका यूज करते हैं हम लोग, तो नाइक्रोम का तार का यूज करते हैं, क्योंकि इसका प्रतिरोध जो होता है, रेसिस्टेंस जो होता है वो वेरी हाई होता है, जो कि हीट ज्यादा प्रोड्यूस करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं 35 नंबर क्वेश्चन में। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन में दो बल्ब है, पहला का दिया हुआ है पावर 60 वाट और दूसरा का 40 वाट, और दोनों को जोड़ा गया है सीरीज में, और पूछ रहा है कि पावर कितना हो जाएगा, इक्विवेलेंट पावर यानी टोटल पावर कितना हो जाएगा, सो पूछ रहा है। ध्यान में रखिएगा, पावर का जो कॉम्बिनेशन होता है वो रेसिस्टेंस का ठीक उल्टा होता है। अब उल्टा अगर होता है तो इसमें इक्विवेलेंट पावर निकालना है, तो अगर हम जोड़े हुए हैं सीरीज में, तो सीरीज में जोड़े हुए हैं तो रेसिस्टेंस में जो पैरेलल वाला फॉर्मूला होगा वह लगेगा, और रेसिस्टेंस में पैरेलल वाला फॉर्मूला क्या होता है, तो R1 R2 बटा में R1 प्लस R2। लेकिन यहाँ पावर को जोड़ना है तो इस तरह हो जाएगा, तो सीरीज में पावर का फॉर्मूला रेसिस्टेंस में पैरेलल वाला के बराबर हो जाएगा। वैल्यू भरिएगा तो ऊपर में भरेंगे 60 गुने 40, अब नीचे में हो जाएगा 60 प्लस 40, आंसर ऊपर में हो जाएगा 6 चक 24 और नीचे में हो जाएगा 100, 0 से 0 काट देते हैं, हम लोग का आंसर बचा 24, और 24 वाट किस में है, तो ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी सही है। लेकिन इसी के जगह ध्यान दीजिए, अगर सीरीज के जगह पैरेलल होता तब आंसर 100 वाट हो जाता, क्योंकि पैरेलल में जो इसमें जोड़ते हैं तो फॉर्मूला लगेगा रेसिस्टेंस में जो सीरीज वाला लगाए हैं 100 वाला। आगे बढ़िए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। 35 के बाद 36 नंबर क्वेश्चन। 36 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, इसमें देखिएगा तो यह जो एक गोला है इसमें 4 रेसिस्टेंस दिया हुआ है, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, यहाँ एक, और यही लिखा हुआ है कि 1-1 ओम का सारा रेसिस्टेंस है। इसमें अगर आप देखेंगे तो यह ऊपर वाला दोनों जो है यह सीरीज में है, ये दोनों मिला के हो जाएगा 2, नीचे वाला दोनों भी सीरीज में है, ये दोनों मिला के हो जाएगा 2। अब 2 और 2 पैरेलल में है, और पैरेलल में ये 2 और 2 को जोड़ते हैं तो हो जाता है 1, मतलब एक गोला का इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस कितना आया, तो 1 आया, इसका भी 1, इसका भी 1, इसका भी 1, और यह 1-1 चारों सीरीज में जुड़ा हुआ है, सीरीज में चारों को जोड़िएगा तो चारों मिला के हो जाएगा 4 ओम। तो यह 4 ओम किसका वैल्यू हुआ, तो रेसिस्टेंस का। और आगे अगर आप लोग देखें तो इसमें पोटेंशियल डिफरेंस का वैल्यू दिया हुआ होगा, कहीं यहाँ पर देख लीजिए V का वैल्यू दिया हुआ है, और V का वैल्यू कितना दिया हुआ है, तो 20। आपसे पूछ रहा है किसका वैल्यू, तो धारा का यानी करंट का वैल्यू पूछ रहा है। अगर करंट का फॉर्मूला हम लिखते हैं तो I इज इक्वल टू हो जाता है V/R। V का वैल्यू दिया हुआ है 20 और R का वैल्यू आ गया है 4, डिवाइड कीजिएगा, आंसर हम लोग का हो जाएगा 5। तो सही आंसर हो जाएगा 5 एम्पियर, और 5 एम्पियर कहाँ पर है, तो ऑप्शन बी में है। इस तरह 36 का आंसर ऑप्शन बी सही हो गया। अगला क्वेश्चन देख लीजिए 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि स्वस्थ व्यक्ति का प्रतिरोध कितना होता है। तो यह तो आप लोग को याद होगा, स्वस्थ व्यक्ति का जो एवरेज रेसिस्टेंस होता है लगभग 50,000 ओम होता है। आगे बढ़िए
अगला क्वेश्चन में है कि 40 वाट और 60 वाट का दो बल्ब है और इन दोनों को जोड़ा गया है किसमें, तो श्रेणी क्रम में, श्रेणी क्रम में जोड़ा गया है। ऑप्शन में देखिएगा तो यह दिया हुआ है कि प्रकाशित से रिलेटेड है, मतलब कौन ज्यादा लाइट देगा कौन कम लाइट देगा इसके बारे में पूछा जा रहा है। इसमें अगर आप समझेंगे तो इसमें आप लोग को याद करने के लिए बोले हैं कि घर का कनेक्शन याद रखिएगा। हम लोग के घर में जो कनेक्शन होता है उसमें आप लोग देखे होंगे तो बोर्ड होता है और बोर्ड से अलग अलग तार जाता है, अलग अलग स्विच के माध्यम से अलग अलग तार जाता है। इसका मतलब यह सब किस में है, तो पैरेलल में है। और पैरेलल में आप लोग देखते हैं कि अगर हम लोग बड़ा बॉल लेते हैं ज्यादा वाट का तो यह ज्यादा लाइट देता है, छोटा बॉल लेते हैं कम वाट का तो ये कम लाइट देता है। मतलब घर का कनेक्शन पैरेलल में होता है और पैरेलल में ज्यादा वाट तो ज्यादा रोशनी, कम लाइट कम वाट तो कम रोशनी। लेकिन यहाँ पर सीरीज में है, सीरीज का कहानी उल्टा हो जाता है। उल्टा हो जाता है मतलब ज्यादा अगर वाट रहेगा तो कम रोशनी हो जाएगा और कम वाट रहेगा तो ज्यादा रोशनी हो जाएगा। मतलब 60 वाट वाला कम रोशनी देगा और 40 वाट वाला ज्यादा रोशनी देगा। इसके आधार पर खोजते हैं। 60 वाट वाला के लिए लिखा हुआ है अधिक रोशनी, ऐसा नहीं होगा, ये तो पैरेलल में होता है। 40 वाट वाला के लिए लिखा हुआ है अधिक प्रकाशित होगा, एकदम सही है, यही सही हो गया। लेकिन फिर भी इसको आगे हम बढ़ा के देख लेते हैं, ऑप्शन सी और डी को भी चेक कर लीजिए सही है कि गड़बड़ है। दोनों समान प्रकाशित होगा, ये तो नहीं है चलेगा। और इसमें लिखा हुआ है 60 वाट वाला प्रकाशित होगा, सिर्फ 60 वाट वाला प्रकाशित होगा, 40 वाला होबे नहीं करेगा, ऐसा नहीं होता है। तो इस तरह इस क्वेश्चन का सही आंसर हम लोग का हो जाएगा बी, जो 40 वाट वाला बल्ब है वह ज्यादा लाइट देगा सीरीज में। लेकिन सीरीज के जगह अगर यहाँ पर पैरेलल होता तो आंसर उल्टा हो जाता, जो कि अभी समझा दिए हैं, घर के आधार पर याद रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हम लोग का क्या है, तो अगला क्वेश्चन के लिए थोड़ा सा ऊपर की ओर चलते हैं। आ जाइए, यहाँ अगला क्वेश्चन देखेंगे आप लोग कलर कोड से रिलेटेड है। कलर कोड के लिए आप लोग जरा ध्यान दीजिए। इसमें एक सेंटेंस ये आपको याद रखना है जो कि आप लोग को रटवाए ही थे हम। क्या सेंटेंस होता है, तो बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन। इस सेंटेंस को आप लोग को याद रखना है, अगर भूल गए हैं तो फिर से याद कर लीजिए। बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ, हैज अ वेरी गुड वाइफ, वेरी गुड वाइफ। उसके बाद इसमें होता है वियरिंग, और वियरिंग में होता है गोल्डन सिल्वर नेकलेस। तो इस तरह का सेंटेंस हम लोग का होता है इसमें, गोल्डन सिल्वर नेकलेस यह सेंटेंस होता है। इसमें हम आप लोग को बोले थे कि कैपिटल लेटर पर ध्यान दीजिएगा, और कैपिटल लेटर कौन कौन है इसको देख लीजिए, यह सब के सब कैपिटल लेटर है। कैपिटल लेटर सारा हम दिखा दिए आप लोगों को, वियरिंग में कैपिटल नहीं है, यहाँ पर है। तो कैपिटल लेटर सारा हो गया, और कैपिटल लेटर में ही कोड बनता है। इसमें कोड का शुरुआत कहाँ से होता है, तो 0 से, यानी यह हो जाएगा 0 1 2 3 4 5 6। उसके बाद आगे बढ़ते हैं 7 8 9। तो कोड हो गया 0 से 9 तक हो जाता है। उसके बाद आप लोग को याद होगा कि इसके बाद टॉलरेंस दिखाते हैं 5%, 10% और नेकलेस का हो जाता है 20%। तो इस तरह यहाँ पर टॉलरेंस दिखाते हैं। सेंटेंस याद हो गया होगा, कोड याद हो गया होगा। अब कलर को याद कीजिए। अब पहला बी जो होता है यह ब्लैक होता है, ब्राउन होता है, रेड, ऑरेंज, येलो, ग्रीन, ब्लू। उसके बाद वायोलेट, ग्रे, व्हाइट। कितना कलर हो गया, एक 0 से 9 के लिए। गोल्डन, सिल्वर और नेकलेस, नेकलेस में इसमें नो कलर होता है, कोई कलर नहीं है तो नेकलेस उसके बदले। तो इस तरह कोड होता है। यहाँ पर देखेंगे तो हरा रंग के लिए पूछा जा रहा है, तो हरा रंग का मतलब ग्रीन हो गया। ग्रीन के लिए कोड देख लीजिए 5 है, 5 है, सही है। 39 नंबर का आंसर हो गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, तो अगला क्वेश्चन में भी नीचे थोड़ा सा दिख रहा है कलर कोड ही पूछ रहा है, किसके लिए, तो ब्लू के लिए। ब्लू के लिए यहाँ पर देख लीजिए कितना है, तो 6 है, तो 6 हो जाएगा ब्लू के लिए। यानी अगला क्वेश्चन जो है हम लोग का है उसका आंसर हो जाएगा 6। देख लीजिए, पूरा देख लेते हैं। ब्लू के लिए कलर कोड पूछ रहा है, कलर कोड ब्लू के लिए हम लोग अभी अभी देखे थे कितना था, तो 6 था। फिर अगला क्वेश्चन देखिएगा तो फिर से कलर कोड पूछ रहा है लाल के लिए, अगला फिर से कलर कोड पूछ रहा है लाल के लिए। तो अभी अभी हम लोग सेंटेंस लिखे थे, फिर से सेंटेंस को लिख देते हैं। बी रॉय इस तरह लिखे थे, 0 1 2 3 4। रेड के लिए देखिए कितना है, तो 2 है। तो इस तरह इसका आंसर हम लोग का सही आंसर हो जाएगा 2। 41 नंबर में चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर है। 41 नंबर भी कार्बन रेसिस्टर से है।
और इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखेंगे तो इसमें एक दो कलर नहीं है, नीला, पीला, लाल और सिल्वर, 4 कलर है। और 4 कलर है तो प्रतिरोध का वैल्यू आपसे पूछ रहा है। प्रतिरोध का वैल्यू लिखने के लिए आप लोग को हम समझाए थे कि पहला कलर जो होता है उससे पहला अंक लिखते हैं। तो नीला के लिए अंक होता है 6, मिला के देख लीजिएगा ऊपर से। पीला के लिए अंक कितना होता है तो 4। तो 2 डिजिट जो होता है, शुरुआत का 2 डिजिट, उससे हम 2 डिजिट लिख देते हैं। आगे बढ़ते हैं तीसरा कलर से, तीसरा कलर से 10 का पावर लगाते हैं। तो लाल के लिए पावर लगा देते हैं 2, तो इतना तक पहुंच गया। चौथा में आइए, चौथा सिल्वर है, और सिल्वर के लिए अभी थोड़ा देर पहले आप लोग देखे थे कि इसका टॉलरेंस जो लिखे थे सिल्वर के लिए क्या था, तो गोल्डन सिल्वर नेकलेस, गोल्डन के लिए 5, सिल्वर के लिए 10। तो इस तरह सिल्वर के लिए हो जाएगा 10%, यानी आर का वैल्यू हम लोग का निकल गया 64 इंटू 10⁻² प्लस माइनस 10% ओम। और यह सही आंसर खोजिएगा तो ऑप्शन बी में दिख रहा है। इस तरह कलर कोड से रिलेटेड क्वेश्चन अगर आपसे पूछता है तो एक सेंटेंस सिर्फ आपको याद रखना है। कौन सा सेंटेंस होता है, तो बीबी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन हैज अ वेरी गुड वाइफ वियरिंग गोल्डन सिल्वर नेकलेस। लेकिन इसमें ध्यान देना है कौन सा लेटर कैपिटल था, कौन सा स्मॉल था। तो जनरली हम लोग कैपिटल लेटर ही लेके चले थे जितना भी वर्ड था। एक वियरिंग था जिसमें हम लोग स्मॉल लेके चले थे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का है, और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या नंबर है, तो 43 नंबर। 43 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देख ले तो देख लीजिए क्या है। तो इसमें इकाई पूछा गया है, मतलब यूनिट पूछा गया है विद्युत वाहक बल का। विद्युत वाहक बल क्या होता है, इसके लिए आप लोग को बताए थे कि अगर आप इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का बात करें तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या होता है, तो इन्फिनिटी से इलेक्ट्रिक फील्ड तक लाने में जो वर्क होता है उसको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बोले थे। और इसमें क्या होता है, तो उसी चार्ज को बैटरी के एक टर्मिनल से दूसरे टर्मिनल तक लाने में जो वर्क होता है उसको कहा जाता है ये इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, यानी ये इलेक्ट्रिक पोटेंशियल के बराबर है, इसलिए इसका यूनिट हो जाता है वोल्ट। और अगर इसका डायमेंशन लिखना होगा तो डायमेंशन उसी का होगा जिसका पोटेंशियल का होगा। पोटेंशियल का डायमेंशन याद कीजिए आप लोग कितना होता है, तो ml² t-3 I-1 हो जाता है। अगर नहीं याद है तो इस तरह फॉर्मूला भी लिख लेंगे। पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है W/Q, इसलिए ईएमएफ का डायमेंशन निकालना होगा तो पोटेंशियल वाला ही निकाल लेंगे, दोनों सेम होता है। डायमेंशन भरिएगा तो ml² t-2 और चार्ज का हो जाता है IT, सोल्व कीजिएगा इतना आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं 44 के बाद 45 नंबर क्वेश्चन की ओर। 45 नंबर क्वेश्चन में देखिए तो आपको दिया हुआ है सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है। सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसमें ईएमएफ दिया हुआ है 12 वोल्ट, यानी 12 वोल्ट ई का वैल्यू हो गया। नेक्स्ट रेसिस्टेंस दिया हुआ है 0.4 ओम। और अगर आप सेल का बात करें तो उसमें दो तरह का रेसिस्टेंस होता है, एक एक्सटर्नल और दूसरा इंटरनल। इंटरनल यहाँ पर है कि एक्सटर्नल, तो इंटरनल है। इंटरनल का मतलब हो गया स्मॉल आर का वैल्यू दे दिया। और आपसे पूछ क्या रहा है, तो मैक्सिमम करंट। याद कीजिए जनरली करंट का फॉर्मूला क्या होता है, तो करंट का फॉर्मूला होता है ईएमएफ डिवाइडेड बाय कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो यह होता है मेन फॉर्मूला। लेकिन अगर इसी में आपको मैक्सिमम निकालना हो, यानी मैक्सिमम करंट निकालना होता है, तो यह जो कैपिटल आर है एक्सटर्नल रेसिस्टेंस, उसका वैल्यू ले लेते हैं 0 और इसका वैल्यू 0 ले लेते हैं, तो बचेगा E/R। ई का वैल्यू कितना है, तो ई का वैल्यू है 12 और आर का वैल्यू दिया हुआ है 0.4, डिवाइड करेंगे तो हो जाएगा 30। तो इस तरह हम लोग का करंट कितना हो गया, तो 30 हो जाएगा। 30 एम्पियर किस में है, तो ए में है। 48 नंबर क्वेश्चन में देखिएगा तो दो सेल है और दो सेल में पहला का ईएमएफ दिया हुआ E1, दूसरा का ईएमएफ E2 है। पहला का इंटरनल रेसिस्टेंस है R1 और दूसरा का इंटरनल रेसिस्टेंस R2 है। उसके बाद इक्विवेलेंट ईएमएफ आपसे पूछ रहा है, यानी दो सेल है, विद्युत वाहक बल दोनों का दिया हुआ है E1 E2 और आंतरिक प्रतिरोध R1 R2 दिया हुआ है। समतुल्य विद्युत वाहक बल कितना होगा, सो आपसे पूछा जा रहा है। अब इस क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए थोड़ा सा हमको जगह चाहिए, जगह बनाते हैं, ऑप्शन को दिखाते हैं। इस क्वेश्चन में आप लोग अगर क्वेश्चन को ठीक से देखे होंगे तो उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि दो सेल है और दोनों सेल को जोड़ा गया है किसमें, तो पैरेलल में। तो इस तरह पैरेलल में हम दो सेल को जोड़ दिए। पहला सेल का ईएमएफ E1 है, दूसरा सेल का ईएमएफ E2 है। पहला का इंटरनल रेसिस्टेंस R1 है, दूसरा का R2 है। तो इस तरह दो सेल को दिखा दिए। अगर यहाँ से टोटल करंट आता है मान लीजिए कि I, तो इसमें जो करंट जाएगा ऊपर वाले में वह चला जाएगा I1, नीचे वाले में करंट जो जाएगा वह I2। अगर हम इसमें टोटल करंट I निकालना चाहते हैं तो I1 I2 को जोड़ेंगे, लेकिन इसमें टोटल ईएमएफ निकालना है। टोटल ईएमएफ के लिए जरा याद कीजिए आप लोग, I का फॉर्मूला होता है E अब प्लस में कैपिटल R प्लस स्मॉल r, मतलब टोटल रेसिस्टेंस होता है। इसको हम बोल सकते हैं टोटल ईएमएफ डिवाइडेड बाय टोटल रेसिस्टेंस, और यह टोटल करंट होता है।
अगर टोटल ईएमएफ निकालना है तो टोटल करंट को गुना करेंगे टोटल रेसिस्टेंस से। टोटल करंट मतलब आई को गुना करेंगे आर से। तो इस तरह दोनों को गुना करना है, आई और आर को गुना करना है। आई का वैल्यू निकालने के लिए इधर में देख लीजिए, अभी अभी आपको समझाए हैं कि आई का वैल्यू निकालना होगा तो I1 I2 दोनों को जोड़ देंगे। तो आई इज इक्वल टू हो जाएगा I1 प्लस I2। I1 के बदले हम लोग लिख सकते हैं E1 बाई R1 और I2 के बदले लिख सकते हैं E2 बाई R2। अब इसका एलसीएम लेते हैं तो R1 R2 हो जाएगा, ऊपर में E1 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा R2 और E2 के साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा R1, यानी इतना आ गया। तो आई का वैल्यू निकाल दिया। अब टोटल रेसिस्टेंस अगर निकालते हैं तो यहाँ पर आप देखिएगा तो दो रेसिस्टेंस R1 R2 पैरेलल में है। पैरेलल में अगर दो रेसिस्टेंस होता है तो फॉर्मूला बन जाता है R1 R2 बाई R1 प्लस R2। अब यह आई और आर का वैल्यू जो निकाल दिया उसको यहाँ पर भर देते हैं। आई का वैल्यू कितना भरना है तो E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 इंटू R2 इंटू में आर का वैल्यू कितना भरना है तो R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ R1 R2 से R1 R2 कटेगा, ऊपर में बचेगा E1 R2 प्लस E2 R1, नीचे में बचेगा R1 प्लस R2, जो कि आपको ऑप्शन ए में दिख रहा है, या ऑप्शन ए सही हो गया। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन का मतलब ऊपर में चलते हैं, यह 48 था 49 नंबर क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर दिख रहा होगा। चलिए, इसमें क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिक सर्किट जो है अलजेब्रिक सम पूछ रहा है करंट का। यह हो गया आपका किरचॉफ्स लॉ से, यानी यहाँ से आपका किरचॉफ्स लॉ का क्वेश्चन स्टार्ट हो जाता है। किरचॉफ का जो लॉ है काफी इंपॉर्टेंट है, याद कीजिए। इसमें दो लॉ होता है, एक होता है जंक्शन रूल जो जिसको करंट रूल भी बोलते हैं, उसको पॉइंट रूल भी बोलते हैं, और इसमें चार्ज जो होता है वह कंजर्व होता है। फॉर्म क्या कहा गया है इस लॉ में, तो कहा गया है कि किसी भी जंक्शन पर, इलेक्ट्रिक जंक्शन पर टोटल इनकमिंग करंट और टोटल आउटगोइंग करंट बराबर होता है। इसका मतलब हो गया कि किसी भी जंक्शन पर अलजेब्रिक सम अगर निकाले टोटल करंट का तो वह जीरो हो जाएगा, क्योंकि जितना आएगा उतना चला जाएगा। दोनों को जोड़ेंगे, आने वाले को प्लस में लेंगे, जाने वाले को माइनस में लेंगे, तो टोटल बचेगा क्या, तो जीरो। तो यह जंक्शन पहला जंक्शन रूल में होता है। दूसरा रूल जो है वह लूप रूल है, यानी बंद परिपथ का नियम। और बंद परिपथ के नियम में कहा गया है कि अगर परिपथ बंद है तो उसमें जो करंट पास कर रहा है और रेसिस्टेंस जो है, सारे करंट और रेसिस्टेंस को जोड़ते हुए सबको गुना करके सबको जोड़ते हैं, और जोड़ने पर किसके बराबर हो जाता है तो टोटल ईएमएफ के बराबर हो जाता है। तो इस तरह यहाँ पर दूसरा रूल जो होता है वह बंद परिपथ के लिए होता है, और दूसरा रूल जो होता है वह उसमें क्या संरक्षित होता है तो ऊर्जा संरक्षित होता है। पहला में ध्यान रखिएगा, जंक्शन रूल में चार्ज कंजर्व होता है, और लूप रूल में जो है वह एनर्जी कंजर्व होता है। अब क्वेश्चन में आते हैं। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि कुल गणितीय योग कितना होता है धारा का। तो धारा का कुल गणितीय योग अभी अभी आपको बताए हैं 0 होता है। 50 नंबर क्वेश्चन में चलते हैं। 50 नंबर क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, तो इसमें भी बिंदु का नियम है, मतलब जंक्शन रूल ही है। पॉइंट रूल है, इसका मतलब क्या हो गया तो जंक्शन रूल है। इसमें पूछ रहा है कि कौन कंजर्व होता है, संरक्षित होता है। तो अभी अभी आपको बताया है कि जंक्शन रूल में यानी पॉइंट रूल में चार्ज कंजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं 51 नंबर क्वेश्चन की ओर। इसमें भी करेंट रूल दिया हुआ है। करेंट रूल मतलब जंक्शन रूल ही है, यानी पहला नियम ही है, धारा नियम है। और इसमें पूछ रहा है कि किसके संरक्षण से रिलेटेड है, तो वही क्वेश्चन है। क्वेश्चन वही है, सिर्फ पूछने का तरीका बदल गया है। यानी कौन कंजर्व होता है तो चार्ज कंजर्व होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 52 नंबर। इसमें सेकेंड लॉ लिख दिया। सेकेंड लॉ का मतलब हो गया लूप रूल। सेकेंड लॉ का मतलब हो गया दूसरा नियम, यानी लूप रूल, यानी बंद परिपथ का नियम। और बंद परिपथ के नियम में अभी अभी आप लोगों को बताया है कि ऊर्जा संरक्षित होता है, इसलिए इसका ऑप्शन बी सही हो जाएगा। 53 नंबर क्वेश्चन में देख लीजिए। इस क्वेश्चन में अगर आप लोग देखें तो इसमें धारा का मान आपसे पूछ रहा है, लेकिन फिगर यहाँ से गायब है। खैर कोई बात नहीं है। क्वेश्चन देखिए कब का है, सेंटअप एग्जाम 23 का क्वेश्चन है। इसमें आपको फिगर इस तरह का दिया हुआ था। फिगर इस तरह का दिया हुआ था। इसमें इधर से करंट आ रहा था, इधर से करंट आ रहा था और इधर की ओर जा रहा था। इसमें नीचे करंट आ रहा था, इसमें इधर की ओर आ रहा था और इसमें इधर की ओर जा रहा था। कितना करंट आ रहा था इसको देख लीजिए। यहां से आ रहा था तो 24 एम्पियर। आप लोग के पास क्वेश्चन भी होगा, मिला लीजिएगा। 24 एम्पियर इधर से आ रहा था, और इधर से आ रहा था कितना तो 4 एम्पियर, नहीं 24 नहीं, इधर से 20 एम्पियर आ रहा था, और इधर से आ रहा था 4 एम्पियर, और इधर जा रहा था कितना तो 8 एम्पियर। बचेगा कितना 16 एम्पियर इधर की ओर आ रहा था। उसके बाद इधर की ओर दिखाया हुआ था 8 एम्पियर, और इधर की ओर दिखाया हुआ था आई। आपसे इसमें आई का वैल्यू ही पूछ रहा है।
अब आई का वैल्यू पूछने रहा है, तो इसमें देखिएगा तो जो दो जंक्शन हम लोग को दिख रहा है, एक जंक्शन नीचे की ओर, एक जंक्शन ऊपर की ओर। अगर यहाँ पर करंट का वैल्यू दिया हुआ है तो ऊपर वाले जंक्शन में जाने का हमें जरूरत नहीं है, सिर्फ नीचे वाले जंक्शन को देखिए। इधर से आने वाला करंट है कितना, तो 16 एम्पियर, और जाने वाला दो तरफ है, एक कुछ इधर की ओर गया, कुछ इधर की ओर चला गया, तो दो तरफ है। अभी अभी हम आपको बताए थे कि टोटल इनकमिंग करंट बराबर हो जाता है टोटल आउटगोइंग करंट, ऐसा आपको अभी अभी बताए थे। टोटल इनकमिंग कितना है, तो 16 एम्पियर, और टोटल आउटगोइंग कितना है, तो 8 प्लस आई। अब इसमें से आई को यहाँ छोड़ देते हैं तो 8 इधर माइनस में चला जाएगा, मतलब 8 एम्पियर। या डायरेक्ट में भी देखिएगा तो 16 एम्पियर आ रहा है, इधर गया 8 एम्पियर, बचा कितना, तो 8 एम्पियर। लेकिन अगर इसमें आपको संजोग से अगर यह 16 एम्पियर नहीं दिया हुआ रहता, 16 एम्पियर जो है वह नहीं दिया हुआ रहता, तो हम लोग को यह निकालना होता, यानी इस जंक्शन का भी सहारा लेना पड़ता। और इस जंक्शन का सहारा लेते तो इधर से 20 आया, इधर से 4 आया, टोटल हो गया 24, इधर की ओर गया 8, बच गया 16, या 16 भी निकालना पड़ता, यानी दोनों जंक्शन का यूज करना पड़ता। खैर अच्छी बात है कि सिर्फ नीचे वाला का यूज करना पड़ा। आगे बढ़िए 54 नंबर क्वेश्चन। 54 नंबर क्वेश्चन आप लोग देखेंगे तो यह देखिएगा तो यह दिख रहा होगा व्हीटस्टोन ब्रिज के टाइप का फिगर है, यानी व्हीटस्टोन ब्रिज से रिलेटेड क्वेश्चन ही है। इस क्वेश्चन को अगर आप देखें तो पूछ रहा है समतुल्य प्रतिरोध कितना होगा, सो बताना है। समतुल्य प्रतिरोध के लिए जरा याद कीजिए व्हीटस्टोन ब्रिज बैलेंस कब होता है, तो इसमें बताए थे कि P बटा Q बराबर अगर R बटा S हो जाए तो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो P बटा Q इस हो जाएगा 2/4, और 2/4 मतलब 1/2। यहाँ पर देखिएगा R बटा S का मतलब 6/12, और 6/12 का मतलब 1/2, दोनों बराबर है। दोनों अगर बराबर हो गया तो 5 ओम रहेगा कि खत्म हो जाएगा, तो खत्म हो जाएगा, 5 ओम गायब हो गया। 5 ओम को गायब कर देते हैं तो ऊपर वाला जो है 2 और 4 हो जाएगा 6, नीचे वाला 6 और 12 हो जाएगा 18, यानी 6 और 18 आप देखेंगे तो पैरेलल में है। और पैरेलल में अगर 6 और 18 है तो पैरेलल वाला फॉर्मूला लगा लेते हैं, आरपी इज इक्वल टू होता है R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। यहाँ पर वैल्यू कितना है, तो 6 और 18 है, नीचे भी हो जाएगा 6 प्लस 18। अगर ऊपर वाले को छोड़ देते हैं 6 के जगह 6, 18 के जगह 18, नीचे वाला हो जाएगा 18 6 24, काट देंगे तो 6 चौक 24, 4 बार में कटेगा, 18 को 4 से भाग देंगे 4.5, 4.5 ऑप्शन डी में है। तो 54 का आंसर हो गया ऑप्शन डी। आगे बढ़िए 55 नंबर क्वेश्चन की तरफ। 55 नंबर क्वेश्चन में अगर आप देखें तो इसमें भी फिर उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है, चेक कर लीजिए। P बाई क्यू यानी हो जाएगा 10/2 5, R बाई S का मतलब हो गया 25/5 मतलब 5, ऊपर भी P बाई क्यू, नीचे R बाई S बराबर है, इसका मतलब इसमें भी गायब, बीच वाला को गायब आप कर सकते हैं। अब बीच वाला को गायब कर देते हैं, इसका मतलब हो गया कि जो करंट ऊपर से जाएगा यह ऊपर से ही निकल जाएगा, और जो नीचे से जाएगा वह नीचे से ही निकल जाएगा। आपको क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, सो देखिए टोटल करंट दिया हुआ है, इधर से जो टोटल करंट पास कर रहा है इसका वैल्यू दिया हुआ है कितना, तो 1.4, और पूछ रहा है कि इसका वैल्यू तो 2 ओम से पास करने वाला, 2 ओम ऊपर है, मतलब ऊपर से कितना करंट पास करेगा, इससे इसके बारे में आपसे पूछ रहा है। ऊपर से मान लीजिए कि I1 करंट पास कर रहा है और नीचे से I2 पास कर रहा है, और टोटल है कितना, तो 1.4। उस स्थिति में I2 का वैल्यू निकालेंगे तो 1.4 माइनस I1, ऐसा हम लिख सकते हैं। इसके अलावा करंट ऊपर नीचे है, पैरेलल में डिफर है। पोटेंशियल आप लोग को याद होगा कि पैरेलल में पोटेंशियल सेम होता है, यानी V1 और V2 का वैल्यू हम लिखे तो सेम होगा, लेकिन V1 और V2 का वैल्यू निकालने के लिए पहले रेसिस्टेंस को निकालना पड़ेगा। अब रेसिस्टेंस अगर हम निकालना चाहे तो अभी अभी बीच वाला गायब हो गया है, तो ऊपर में देखिएगा तो 12 ओम हो जाएगा, नीचे में देखिएगा तो 25 और 5 30 ओम हो जाएगा, और ये दोनों को पैरेलल में जोड़ते हैं तो टोटल रेसिस्टेंस कितना, छोड़िए टोटल रेसिस्टेंस का इसमें जरूरत नहीं पड़ेगा। ऊपर वाला रेसिस्टेंस सिर्फ देख लीजिए, ये हो गया 10 और 2 12, इधर वाला हो जाएगा 25 और 5 30। करंट ऊपर वाले को हम मान लिए थे I1 और नीचे वाले को माने हुए हैं I2। फॉर्मूला के अनुसार अभी अभी बोले हैं कि इसमें पोटेंशियल सेम होता है, और V1 के बदले लिख सकते हैं I1 R1, V2 के बदले लिख सकते हैं I2 R2। I1 के बदले कितना भरना है, तो I1 के बदले I1, R1 के बदले हो जाएगा 10 और 2 12। इसी तरह I2 का वैल्यू अभी अभी आप लोग को समझाए थे 1.4 माइनस I1, और R2 का वैल्यू है 30। इसको अगर हम सोल्व करते हैं तो ये 12 I1 हो जाएगा,
यानी अगला इक्वेशन हो जाएगा, इसमें 12i1 रहेगा, बराबर में ही हो जाएगा 30 को 1.4 से गुना करे 14 तिहाई 42 हो जाएगा, और प्लस में कितना होगा तो 30i1। इस तरह यहाँ पर रहेगा 30i1। 30i1 को अगर इधर हम भेज दे, सॉरी प्लस में नहीं माइनस में है, यह जो है यहाँ पर माइनस में है। अब इस 30i1 जो इधर माइनस में है, इसको इधर भेजेंगे तो प्लस में आ जाएगा, हो जाएगा 42i1, बराबर में कितना तो 42, इसलिए i1 बराबर हो जाएगा 42/42 मतलब 1 ओम। तो यहाँ 55 का जो हम लोग का आंसर है वो कितना आ गया तो 1 ओम आ गया, और 1 ओम किस में है तो ऑप्शन डी में है। तो इस तरह ऑप्शन डी हम लोग का सही है। अगला क्वेश्चन में पढ़िए, 55 के बाद 56 नंबर क्वेश्चन में, 56 नंबर क्वेश्चन यहाँ आ गया, देख लीजिए आप लोग। इसमें फिर सेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, और सेल से रिलेटेड क्वेश्चन क्या है तो सेल का विद्युत वाहक बल किससे मापा जाता है। याद कीजिए, आप लोग को याद होना चाहिए, अगर आपको सेल का विद्युत वाहक बल नापना है तो वह किससे हम लोग नापते हैं तो पोटेंशियोमीटर से। वोल्ट मीटर से भी वोल्टेज नापाता है, लेकिन यह किसी सीधा परिपथ का नापाता है, सर्किट का नापाता है। पोटेंशियोमीटर से सर्किट का भी नाप सकते हैं और सेल का भी नाप सकते हैं। सेल और सर्किट दोनों का नापते हैं किससे तो पोटेंशियोमीटर से। आगे 57 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 57 नंबर क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द अप्लाइड फॉर्म ऑफ व्हीट स्टोन ब्रिज, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसमें हुआ है। तो याद कीजिए आप लोग, मीटर ब्रिज जो है वह व्हीट स्टोन ब्रिज यानी बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है, इसलिए व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसमें हुआ है तो मीटर ब्रिज में हुआ है। पोटेंशियोमीटर में नहीं होता है, वोल्ट मीटर में नहीं होता है, गैल्वेनोमीटर में नहीं होता है, यानी व्हीट स्टोन ब्रिज का यूज किसमें होता है तो मीटर ब्रिज में। अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आपको डायरेक्ट भी पूछ सकता है कि मीटर ब्रिज किस सिद्धांत पर काम करता है तो बैलेंस्ड व्हीट स्टोन ब्रिज के सिद्धांत पर काम करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं, 58 नंबर क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 58 नंबर क्वेश्चन आप लोग को दिख रहा होगा, यहाँ पर आ जाइए। विभव मापी का सुग्राहिता बढ़ाने के लिए अगर पोटेंशियोमीटर का सेंसिटिविटी हमें बढ़ाना है तो इसके लिए याद कीजिए, पोटेंशियोमीटर का सिद्धांत लिखे थे कि इसमें ई वैरिजेज होता है एल, यानी सेल का जो ईएमएफ होता है वो बैलेंस पॉइंट के डिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, यानी लंबाई के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। लंबाई को बढ़ाएंगे तो ईएमएफ भी बढ़ेगा, मतलब सेंसिटिविटी बढ़ेगा। तो इसमें लंबाई बढ़ाने से सेंसिटिविटी बढ़ता है, ऐसा ऑप्शन है कि नहीं। तो यहाँ क्षेत्रफल है, नहीं चलेगा। यहाँ धारा को घटा दिया जाता है, नहीं चलेगा। धारा को बढ़ा दिया जाता है, नहीं चलेगा। आगे देख लीजिए, एक और ऑप्शन होगा डी में। डी में क्या है तो लंबाई को बढ़ाया जाता है, एकदम सही है। तो यह जो क्वेश्चन है इसका आंसर हो गया डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन कौन सा होगा तो 58 हो गया। 59 नंबर क्वेश्चन की ओर चलते हैं। 59 नंबर क्वेश्चन से पहले यहाँ पर देख लीजिए आप लोग, शॉर्ट क्वेश्चन आ गया। अब शॉर्ट क्वेश्चन आ गया तो सिर्फ इसमें हम लोग आज आप लोग को क्या करेंगे तो शॉर्ट क्वेश्चन कौन कौन है या क्वेश्चन आप लोग को हम दिखा देते हैं। क्वेश्चन नंबर है, पहला क्वेश्चन करंट डेंसिटी का डिफिनीशन लिखना है और इसका फॉर्मूला लिखना है। दूसरा क्वेश्चन है अनुगमन वेग यानी ड्रिफ्ट वेलोसिटी और मोबिलिटी से आप क्या समझते हैं, ऐसा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन है प्रतिरोधकता क्या है, इसका ऐसा यूनिट लिखना है। पांचवा में प्रतिरोधकता पर ताप के प्रभाव को समझाना है। उसके बाद छठा क्वेश्चन है कि लेंथ को क्या किया गया है तो लेंथ ऑफ ए वायर ऑफ रेसिस्टिविटी रो इज डबल्ड, लेंथ को डबल किया गया है तो नया रेसिस्टिविटी क्या हो जाएगा उसके बारे में पूछ रहा है। कार्बन प्रतिरोधक के रंग कोड से आप क्या समझते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन है, 12 ओम के प्रतिरोध के किसी तार को खींचकर दुगना किया गया है। चलिए कोई बात नहीं, सब समझा चुके हैं। हर तरह का क्वेश्चन जो भी है आप लोग अगर ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ध्यान से देखे होंगे तो उसमें जितना हम फॉर्मूला बताए हैं यह सारा क्वेश्चन उसी फॉर्मूला से बन जाएगा। डिफिनीशन भी पूछ रहा है तो डिफिनीशन भी उसी फॉर्मूला से आपका बन जाएगा। तो इस तरह क्वेश्चन सब है आपका। और इस क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आगे कुछ क्वेश्चन इधर भी है, देख लीजिए आप लोग, और देखने के बाद इसका जो सॉल्यूशन होगा आप लोग करेंगे। जो क्वेश्चन बच जाएगा उसका सॉल्यूशन हम बता देंगे। तो इस तरह शॉर्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। उसके बाद यहाँ पर किरचॉफ का नियम है, कार्बन प्रतिरोध का रंग कोड है, लॉन्ग क्वेश्चन है। लॉन्ग क्वेश्चन में एक ही क्वेश्चन है किरचॉफ का नियम। चलिए इसी तरह हम लोग का यह चैप्टर 3 कंप्लीट होता है। नेक्स्ट डे फिर हम लोग मिलेंगे चैप्टर 4 के साथ। आप लोगों का जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो बहुत अच्छा लगता है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर आप अपने दोस्त को अपना दोस्त मानते हैं तो उसको शेयर जरूर कीजिए। वेरी वेरी थैंक्स जुड़ने के लिए, धन्यवाद, गुड बाय।